इस वक्त विजुअल्स में हम देख रहे हैं कि अब कुछ अधिकारी उतर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी का अब आने का इंतजार है। लेकिन किस बेसब्री से उनका इंतजार हो रहा है अमेरिका में, यह तो आप ही हमें बेहतर बता सकते हैं। और प्रधानमंत्री आ गए। देखिए आकाश, दो चीज बोलना चाहूंगा। जी, ये सुमित, जरूर मैं देखना प्रधानमंत्री अब चाहता बाहर हूं आ गए हैं कि एरोप्लेन नरेंद्र से। मोदी कपड़े पहने हुए हैं। वो आपने सीढ़ी उतरते हुए नरेंद्र मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको याद होगा जब वो दिल्ली में विमान में चढ़े थे तो कितना उत्साह था, कितनी तेजी थी उनकी चाल में। अब एक बार फिर नरेंद्र मोदी अमेरिका की जमीन पर कदम रखते हुए, वो अमेरिका जो एक वक्त में नरेंद्र मोदी को वीजा नहीं दे रहा था, आज वही अमेरिका इंतजार कर रहा है कि कब नरेंद्र मोदी उनकी जमीन पर उतरेंगे। आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी को भूरे रंग की, ब्राउन रंग का बंद गला पहने हुए और पूरी तरीके से, एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जो उनका तरीका है अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाकर हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने का, वो नजर आ रहा है नरेंद्र मोदी के इस पहनावे में, उनकी चाल में। हमने ब्रिक्स में देखा था, हमने ब्रिक्स में भी देखा था जब वो ब्राजील पहुंचे थे। और अभी कार में बैठते हुए नरेंद्र मोदी बाकायदा कैमरामैन इशारा कर रहे हैं कि वो वेव करें उनकी तरफ। तो नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ी कवरेज IBN 7 पर, नेटवर्क 18 पर लगातार पिछले एक हफ्ते से जारी है। और आकाश, आप उन तस्वीरों को ज्यादा बेहतरी से समझा पाएंगे। आकाश जी सुमित, हमारे साथ ही रहिए। तो अभी जो विजुअल्स हैं उसमें आपने देखा है कि किस तरह से फ्रैंकफर्ट के जरिए आखिरकार अब प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंच चुके हैं, जहां उनका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। ये कुछ ही सेकंड पहले जो विजुअल्स आए हैं वो है जिसमें प्रधानमंत्री आपको नजर आ रहे हैं उतरते हुए और आगे अब वो बढ़ रहे हैं। बहुत सारे न केवल पॉलिसी मेकर्स अमेरिका के, बल्कि बहुत सारे जो इंडियंस हैं, इंडियन अमेरिकन जो कि इस वक्त अमेरिका में है, उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यहां तक कि सुमित के साथ कुछ जो खास मेहमान थे वो भी अभी वहां से इसलिए गायब हो गए क्योंकि वो प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए आगे निकल गए। पुष्पेश जी, ये कुछ ऐसे विजुअल साबित हो सकते हैं जो कि लंबे समय तक भारत में हमें याद रहें, क्योंकि यहां से भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अपनी धारा बदल सकती है। देखिए, मैं लगता है, मैं अल्पमत में हूं, अगर भारतीय विदेश नीति की धारा भारत में साउथ ब्लॉक से ही बदलेगी। वो JFK इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जिस दिन बदलेगी उस दिन वो चिंता का विषय होगा। तो मुझे स्पष्ट रूप से लगता है कि मोदी ने एक बहुत सार्थक पेशकश की है, नई दिशा और गति दी है भारतीय विदेश नीति को। और ये अमेरिका यात्रा उस लंबी दौड़ का एक हिस्सा है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर जब वो चीन जाएंगे, जब वो पड़ोसी किसी देश में होते हैं तो उसका अपना महत्व होता है। जाहिर है, विवेक भाई कुछ समय पहले कह रहे थे अमेरिका संसार की सबसे बड़ी शक्ति है, उस यात्रा का विशेष अपना महत्व है, मगर ऐसा अच्छा, नहीं है। इंडियन कम्युनिटी के जो लोग थे वहां पर वो ये भी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री एक कैटलिस्ट की तरह, जो कि जिस रिएक्शन में जाते हैं उसको काफी तेज कर देते हैं खुद बदले बिना। नहीं, ये आपने बड़ा अच्छा मेरे ख्याल में सवाल पूछा है कि हिंदी भाषा में अगर अनुवाद करें तो केमिस्ट्री में कैटलिस्ट को उत्प्रेरक कहते हैं, और जो आदमी इंस्पायर करता है वो प्रेरणा का स्रोत होता है। तो मोदी प्रेरक और उत्प्रेरक दोनों हैं, और आज की प्रतिक्रियाओं को देखकर लगता है वो उत्तेजक भी काफी है। एक तरह से मीरा जी, ये पत्ते खोल दिए हैं प्रधानमंत्री ने। इसको अभी जिस तरह से वॉल स्ट्रीट जर्नल में अमेरिका बस अभी पहुंचे ही, वो उससे पहले जो उन्होंने आर्टिकल लिखा, ओपेड लिखा है, आप वहां पर रहकर लंबे समय देख चुकी हैं, अमेरिकियों को समझती हैं, पॉलिसी मेकर्स को समझती हैं। कितना अमेरिका की नब्ज को पकड़ सके हैं प्रधानमंत्री? मेरे ख्याल से ये इन्होंने जो इंटरव्यू दिया है फरीद ज़कारिया को, और ये वॉल स्ट्रीट जर्नल में जो ऑपेड लिखा है, मतलब एक तरीके से उन्होंने अमेरिका का नब्ज लिया है, क्योंकि ये एक मीडिया सोसाइटी है और इसमें जो है आवाम को साथ जोड़ना, ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करना और लोगों को परस्यूएड करना काफ़ी महत्व रखता है। तो जाने से पहले ही उनका जो मैसेज है और भारत के लिए जो उनकी प्रायोरिटीज़ हैं वो अमेरिका के आगे रख दी गई हैं एक तरीके से।
अब जो आगे उनकी बातचीत होगी, प्रोग्राम भी काफी लोगों से मिलने का है और ये बहुत अच्छा है कि केवल सरकार के साथ नहीं, सरकार के साथ जो बातचीत होंगी, प्रेसिडेंट ओबामा के साथ जो बातचीत होंगी, वो तो अपनी जगह महत्वपूर्ण है, पर उससे आगे वो और कई लोगों से मिल रहे हैं जी। जैसे बिल और हिलरी क्लिंटन और न्यूयॉर्क के मेयर जो हैं बिल ब्लाजियो और पहले वाले जो मेयर हैं जी बिल्कुल, माइकल हम दर्शकों को ये भी बता दें कि और इस वक्त जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट से आप ये लाइव तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री का काफिला अब आगे बढ़ रहा है और भारत के अमेरिका में राजदूत एस जयशंकर ने उनका स्वागत किया वहां पर। एस जयशंकर, एक बात खास यह भी है कि 5 साल इससे पहले चीन में बीजिंग में बिता चुके हैं और उसके बाद वो अमेरिका पहुंचे हैं। तो ये लाइव विजुअल्स इस वक्त आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देख रहे हैं। वो जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और आगे उनके कई कार्यक्रमों में उनका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। अमेरिका से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ा निवेश भारत की तरफ हो सकता है अगर प्रधानमंत्री वाकई ये विश्वास दिला पाए अमेरिकी निवेशकों को कि भारत में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बदल रहा है, बेहतर हो रहा है। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर हम ले रहे हैं और जल्द ही लौटेंगे। हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ हैं और न्यूयॉर्क से सुमित अवस्थी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इन्हीं विजुअल्स के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं, जिनमें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री अब न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन अमेरिका पर अब से थोड़ी ही देर पहले न्यूयॉर्क में जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर लैंड कर गए हैं और ये पहले विजुअल्स जो अब से थोड़ी ही देर पहले आए हैं, आप IBN 7 पर अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे होंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी और साथ ही साथ सुमित अवस्थी न्यूयॉर्क से लाइव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुमित, ये बताएं कि अभी हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री किस तरह से प्लेन से उतरे और आगे काफिले में बैठकर वो वहां निकल गए। एस जयशंकर जो भारत के राजदूत हैं अमेरिका में, उन्होंने उनका स्वागत किया वहां पर। लेकिन आगे प्रधानमंत्री का आज कार्यक्रम क्या है? देखिए आकाश, अभी करीब 1 घंटे का वक्त लगेगा नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट से अपने होटल न्यूयॉर्क में पहुंचने में। उस होटल में और भी एक दो हेड ऑफ स्टेट्स रुके हुए हैं। ऑफिशियली मीडिया का प्रेस रूम भी वहीं बनाया गया, मीडिया सेंटर जिसको कहा जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज अपने होटल में ही नरेंद्र मोदी की कई मुलाकातें हैं और ये मुलाकातों का सिलसिला कुछ देर बाद उनके होटल पहुंचने के करीब 1 घंटे के बाद शुरू होगा, जिसमें बहुत सी मीटिंग्स उनकी पर्सनल मीटिंग्स हैं, जिससे वो 1-to-1 मुलाकात करने वाले हैं। कुछ मीटिंग्स ओपन रखी गई हैं, जहां पर वो बड़ी बड़ी कंपनीज के चेयरमैन से मिलेंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर से मिलेंगे, CEO से मिलेंगे। ये मीटिंग्स कल होनी है। ऑफिशियली जो ओपन मीटिंग्स हैं ये कल सुबह ब्रेकफास्ट में होंगी और फिर सुबह उनको कल संयुक्त राष्ट्र में करीब 10:30 और 11 के बीच में अपना भाषण देना है। 15-15 मिनट का वक्त क्या होता है। 7वां नंबर है कल के लिस्ट में हिंदुस्तान का, इंडिया का। जी आकाश, ये भारतीय समय के मुताबिक कितने बजे वो बोलने वाले? मैं ये जो आपको टाइम बता रहा हूँ यूनाइटेड नेशंस का, वो यहाँ का लोकल टाइम है 10:30 के आसपास। अच्छा, ठीक है। इस 10:30 में अगर हम 9 घंटे 9.5 घंटे जोड़ लेते हैं तो करीब शाम के 8 बजे के आसपास, 7:30-8 बजे के आसपास उनका भाषण जो वो संयुक्त राष्ट्र में देंगे, हिंदी में देंगे। 15 मिनट का वक्त हर राष्ट्र प्रमुख को मिलता है, 15 मिनट का वक्त नरेंद्र मोदी के पास भी है। अगर वो टाइम पे शुरू करते हैं 10:30 बजे, जो कि उनका तयशुदा टाइम है, अमूमन 5-7-10 मिनट आगे पीछे हो जाती है चीजें, तो माना जा रहा है कि 8:30 8:30 के वक्त में नरेंद्र मोदी कल हिंदुस्तानी समय के अनुसार आप उनका भाषण देख पाएंगे प्राइम टाइम में IBN 7 पर। इसके बाद कल भी नरेंद्र मोदी का बहुत ही पैक्ड शेड्यूल है। संयुक्त राष्ट्र का भाषण देने के बाद वो बाहर निकलेंगे, वो 9/11 का जो मेमोरियल है वहां जाएंगे और वहां मेमोरियल से जाने के बाद वहां पर एक म्यूजियम बन गया है, उसका वहां दर्शन करेंगे। इंडियन मिशन के सामने बताया जा रहा है कि यहाँ पे गांधी की स्टैच्यू है, वहां पर जाके वो श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। फिर
कल उनके 1-to-1 मुलाकातें भी हैं साइडलाइंस में यूनाइटेड नेशंस में, जिसमें श्रीलंका है, जिसमें बांग्लादेश है। श्रीलंका के साथ उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है, ये खासा महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण मुलाकात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि राजपक्षे के साथ मुलाकात को लेकर हिंदुस्तान में इंटरनल पॉलिटिक्स के चलते, जिसमें जयललिता विरोध करती हैं उनका, ये मुलाकात नहीं हो पा रही थी। ये एक महत्वपूर्ण काम होना है। फिर कल शाम को उनका सेंट्रल पार्क में एक कार्यक्रम रखा गया है संयुक्त राष्ट्र की तरफ से, जहां पे एक पॉप कॉन्सर्ट भी है। जेजी जो कि मशहूर सिंगर है, पॉप सिंगर है, उनका परफॉर्मेंस वहां होना है। उसमें भी सेंट्रल पार्क, जो कि शहर के बीचों बीच बसा हजारों एकड़ में एक ग्रीन पार्क है, ग्रीन बेल्ट है, जो कि मैनमेड है, जो कि आप कह सकते हैं कि इस न्यूयॉर्क शहर का फेफड़ा है, जहां से उसको ऑक्सीजन मिलती है। उस इलाके में वो कॉन्सर्ट रखा गया है। कुछ राष्ट्र प्रमुख वहां बुलाए गए हैं, नरेंद्र मोदी को बुलाया गया है। हमारे पास जो जानकारी है, नरेंद्र मोदी उसमें भी जाने वाले हैं। बीती रात को, फिर अगली रात, उसी रात को उनका डिनर भी यहाँ होना है, जो कि हाई कमिश्नर दे रहे हैं हिंदुस्तान के यहाँ पर न्यूयॉर्क में, जिसमें बहुत बड़ी समुदाय के लोग, अमेरिकन कम्युनिटी के लोग, इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के लोग हिस्सा लेने वाले हैं। फिर परसों के दिन वो वक्त है आकाश, जहां मेडिसन स्क्वायर गार्डन में उनको सुबह यहाँ के लोकल टाइम 11 साढ़े 11 बजे के आसपास और इंडियन टाइम रात को 9 साढ़े 9 बजे के आसपास उनका वो भाषण होगा, जो करीब 1 घंटे तक चल सकता है। वहां पर करीब 20,000 लोग अंदर मौजूद होंगे एरिना में, और कहा जा रहा है कि 10 से 20,000 लोग टाइम स्क्वायर पे खड़े सुन रहे होंगे, जिनको टिकट्स नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि वहां पर बड़ी बड़ी 2 स्क्रीन पर नरेंद्र मोदी के उस भाषण का लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। तो ये मोटा मोटा कार्यक्रम है न्यूयॉर्क में उनका। आकाश। सुमित, न्यूयॉर्क से आप जो ये पूरा शेड्यूल बता रहे हैं, ये कितना व्यस्त है, ये साफ है प्रधानमंत्री के व्रत के बावजूद। यहां पर विवेक काटजू जी, आपके पास आना चाहूंगा कि जहां तक अमेरिका का सवाल है, वहां बाकायदा लॉबिंग की जाती है इश्यूज के ऊपर देशों के बीच में। तो भारत जिन मुद्दों को उठाना चाहता है, और खासतौर पर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट भारत में बदल रहा है, संदेश देना चाहता है, ये देना कितना आसान और कितना मुश्किल होगा अमेरिका को, प्रधानमंत्री के लिए, क्योंकि वहां जैसा आप कह रहे थे कड़े सवाल पूछे जाते हैं। ये जरूर, ये अमेरिका का एक नेचर है कि वो साफ साफ और दो टुक सवाल पूछते हैं वहाँ के लोग। और जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि वहाँ के जब उद्योगपति और वहाँ के फाइनेंशियल पर्सनालिटीज मिलेंगे प्रधानमंत्री से, तो वो ज़रूर उनसे ये पूछेंगे कि आपकी जो नीतियां हैं उसका उनको आप कार्यान्वित कैसे करेंगे। प्रधानमंत्री का जो आज लेख है वॉल स्ट्रीट जर्नल में, वो बहुत अच्छी तरह और विस्तार में वो अब भारत, उनकी सरकार की नीतियों का उल्लेख करता है। और बहुत उसमें अच्छे पॉइंट उठाए गए हैं। जैसे वो कहते हैं कि उनकी सरकार चाहती है कि भारत में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, इंक्लूसिव ग्रोथ हो। और ये भी कहते हैं कि अमेरिका से हमारे संबंध बहुत सुदृढ़ होने चाहिए। अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है उसकी ज़रूरत है भारत को, इन्वेस्टमेंट होना है अमेरिका से भारत में। लेकिन ये सब तो वो इनके प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति और प्रधानमंत्री की नीतियों पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। लेकिन वो ये जरूर पूछेंगे कि भारत का फेडरल सेटअप है, और इस फेडरल जो भारत की प्रणाली है, जो यहाँ पर राज्य सरकारें हैं, जो यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटीज हैं, जो यहाँ के ग्राम क्षेत्र हैं, उनमें जो कानून है और जो उनमें जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, उनमें कैसे एक ऊर्जा वो प्रधानमंत्री लाएंगे कि इन नीतियों को वो कार्यान्वित करें, कि जब जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं उनको ये आश्वासन हो कि अब भारत का रुख बदल रहा है। जो पहले एक किस्म का पॉलिसी पैरालिसिस था, चंद वर्षों से जो चल रहा था यूपीए सरकार के दौरान। जी बिल्कुल, मीरा जी वे भी कह रही थी। पुष्पेश जी, आपके पास आना चाहूंगा। एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर की ही सिर्फ बात की जाए तो $1 ट्रिलियन की जरूरत वहां पर भारत को है। अमेरिका के कई निवेशकों का ध्यान होगा उसकी तरफ, और वो आना भी चाहते हैं। तो वो क्या कुछ खास चीजें हैं जो कि एक तरह से कहे कि लिटमस टेस्ट होगी कि वो भारत में आए या नहीं आए? नहीं, मुझे लगता है कि हर आदमी के लिए लिटमस टेस्ट फर्क होगी। मुझे अन्ना करीनिना की पहली पंक्ति याद आती है लियो टॉल्स्टॉय के उपन्यास की, जो कहता है कि हर सुखी परिवार एक सा होता है और हर दुखी परिवार के अपने दुख के अलग अलग कारण होते हैं।
तो भारत अमेरिकी रिश्तों में किसकी क्या चाहत है और किसको क्या राहत मिलने वाली है, ये मुझे लगता है हर व्यक्ति के साथ अलग होगा। आपने बात की ढांचागत विकास की और उसमें निवेश की, कि मगर साथ ही मोदी बात कर रहे हैं उत्पादन की, निर्माण की। और तो क्या अमेरिकी जो साझीदार हैं वो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पैसा लगाने में उत्सुक हैं या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में? जहां रोजगार पैदा होगा वो किन सर्विसेज में होगा, किस सेक्टर्स में होगा? कुछ समय पहले विवेक भाई ने जिक्र किया था कि बैलेंस अब शिफ्ट कर रहा है सर्विसेज से मैन्युफैक्चरिंग की ओर, मगर मुझे नीति में। और जहां दूसरी तरफ से पूंजी निवेश आ रहा है, जापान जैसे लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में, चीन ने पेशकश की थी, जब तक उसकी कथनी और करनी का अंतर सामने स्पष्ट नहीं आता, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। अच्छा, एक मीरा जी, उस पर भी आता हूं मैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात जो अभी अभी विजुअल्स में भी दिख रही है कि दुनिया में कई देश ऐसे थे जहां पर, जैसे ब्राजील में मैं था जब ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे थे, तो वहां पर बाकायदा हर रेड लाइट को एकदम क्लियर कर दिया गया था। खूब सारे पायलट्स आगे थे, पायलट्स बहुत तेजी से आगे गए और जो रास्ता आमतौर पे 40 मिनट में कवर होता है वो 12-13 मिनट में प्रधानमंत्री ने कवर कर लिया। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, अभी बाकायदा जो रेड लाइट है, काफिला वहां पर रुका था। क्योंकि ये सारे हेड्स ऑफ स्टेट को एक जैसे ट्रीट करते हैं। हाँ। और क्योंकि 100 से भी ज्यादा कभी कभी पहुंच जाते हैं, इतने राष्ट्राध्यक्ष तो सबके लिए अगर ये करें तो मेरे ख्याल से न्यूयॉर्क की सारी ट्रैफिक ही बंद हो जाएगी। क्योंकि अभी अभी अहमदाबाद में भी जब चीन के राष्ट्रपति पहुंचे तो बाकायदा तकरीबन आधे घंटे तक वो जो मेन सड़क थी जहां से चीन के राष्ट्रपति निकल रहे थे बिल्कुल बंद कर दी गई थी और बहुत तेजी से चीन के राष्ट्रपति वहां से निकल गए थे। वैसे वॉशिंगटन में करते हैं, पायलट्स देते हैं और करते हैं, पर काफी एफिशिएंटली करते हैं। 2-3 मिनट बंद करते हैं और निकल जाता है काफिला। पर मैं ये इन्वेस्टमेंट के बारे में कहना चाह रही थी। एक तो ये है कि यूएस में मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, वो सर्विस इकोनॉमी है मैन्युफैक्चरिंग तो हाई टेक, बिल्कुल कटिंग एज मैन्युफैक्चरिंग है और डिफेंस में है। तो इन क्षेत्र में शायद कुछ हो सकता है। बाकी जो इन्वेस्टमेंट आने की बात है, एफडीआई इतना नहीं आया है यूएस से, बल्कि कहीं से भी इतना नहीं आया है हिंदुस्तान में। एफआईआई पैसा काफ़ी आ रहा है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में काफ़ी आ रहे हैं। पर यह है कि खाली प्रांतों में नहीं, प्रदेशों में नहीं प्रश्न है कि कैसे वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे नीति को। ये भी है कि भाई कई ऐसी पॉलिसीज़ हैं, कई ऐसी नीतियां हैं जिससे बिजनेस करने में दिक्कत है। अब वर्ल्ड बैंक की आप रिपोर्ट देखें तो उसमें करीब कितने देशों में 180 या कितने देशों की तुलना करी है, उसमें भारत का स्थान 134वां, जो कि बहुत ही पीछे है। इसके अलावा अभी पिछली सरकार ने 2-3 ऐसे लॉज भी पास किए जिससे बाहर के बिजनेसमैन ही नहीं, हमारे खुद की कंपनियां भी तंग थी। वो ये है कि लैंड एक्विजिशन बिल, जिससे लैंड खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है, सरकार के लिए भी मुश्किल हो गया है। दूसरा कंपनीज लॉ, कई कंपनीज ऐसी हैं वो कहती हैं हिंदुस्तान की कि हम सिंगापुर में जाके अपने को इनकॉर्पोरेट करेंगे, इससे तो हमारा बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और तीसरा जो मामला सबके लिए बड़ा मुश्किल था वो टैक्स का मामला, और इन तीनों चीजों में कोई ठोस काम नहीं किया है। तो सरकार को इन चीजों को देखने की भी जरूरत है, क्योंकि विश्वास खाली शब्दों से नहीं होता है, कर्म से होता है। जो आप करेंगे उससे होगा। इस वक्त हम ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ रहा है और तकरीबन 1 घंटे का समय एयरपोर्ट से आगे बढ़ते समय उन्हें क्यों लग रहा है अपने अगले डेस्टिनेशन के पहले, वो आप साफ साफ तौर पे देख सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से बाकी ट्रैफिक मूव कर रहा है वैसे ही प्रधानमंत्री का ट्रैफिक भी इस समय मूव कर रहा है। कम से कम विजुअल्स देख के तो ये लग रहा है। विवेक जी, आप कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में? कहना चाह रहा था कि देखिए, ये जो प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क में जो होंगे तो उसका जो बुनियादी मकसद है उस दौरे का, वो यूएन जनरल असेंबली को संबोधित करने का है। तो ये अच्छा, यूएन का हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क में जी,
तो इसलिए वहां पर ये नहीं हमें समझना चाहिए कि ये दौरा जो है या ये जो न्यूयॉर्क पहुंचे हैं उससे उनकी अमेरिका यात्रा एक किस्म से शुरू हुई है। अमेरिका यात्रा तब होगी जब वो वॉशिंगटन जाएंगे। जी। यहां ये जरूर है कि अमेरिकी लोगों से मिलेंगे, अमेरिकी नागरिकों से मिलेंगे, अमेरिकी उद्योगपतियों से मिलेंगे, अमेरिकी और भारतीयों से मिलेंगे, लेकिन ये हमें समझना है इसीलिए अमेरिकी सरकार जो है या जो न्यूयॉर्क की सरकार है वो किसी भी राज्य अध्यक्ष का विशेष उनके लिए कोई विशेष इंतजाम नहीं करती है। हाँ, सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम करती है। ये उनका दायित्व है और इस दायित्व को वो निभाते हैं। सुमित, आपके पास आना चाहूंगा। न्यूयॉर्क के ट्रैफिक के बारे में क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि दिल्ली में हम बैठकर कई बार सोचते हैं कि वेस्ट में सब जगह ट्रैफिक बहुत तेज मूव करता है, लेकिन जैसे कि लंदन का मेरा एक्सपीरियंस है, वहां तो ट्रैफिक बहुत ही स्लो मूव करता है। कई बार आप 20 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा तेज नहीं जा पाते। न्यूयॉर्क में हाल कैसा है? लगता है इस वक्त सुमित से बात नहीं हो पा रही है, लेकिन वापस हम उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। विजुअल जो आप देख रहे हैं अभी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पहुंचने के बाद अब आगे बढ़ रहे हैं, उनका काफिला आगे बढ़ रहा है। ये खास सिक्योरिटी जो उनको मिली है उसके साथ वो इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं। और इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि भारत की विदेश नीति कितने कदम आगे बढ़ पाएगी। हमारे साथ खास मेहमान भी हैं। पुष्पेश जी, आपके पास आना चाहूंगा। मेक इन इंडिया में वो सब चीजें करने की कोशिश की जा रही है जो करने में महीने लगते थे, वो 72 घंटे में पूरा कर दिया जाए। ये कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है, और क्या जो बड़े बड़े वादे प्रधानमंत्री वहां करके आएंगे वो फिर भारत इंप्लीमेंट कर पाएगा? ये एक बड़ा सवाल निवेशकों के दिमाग में होगा अमेरिका में। देखिए, कुछ देर पहले मीरा जी कह रही थी कि व्यक्ति को जांचा जाएगा, उसका मूल्यांकन होगा कथनी और करनी के संतुलन में। अब आपने जो कहा वो बिल्कुल उसी बात को, प्रश्न को दोबारा दोहरा रहा है कि आने वाले दिनों में जब यहाँ भारत में पूंजी निवेश शुरू होगा या पूंजी निवेशकर्ता पहुंचेंगे और उनके साथ किस तरह का सलूक होता है, तब ये पता चलेगा कि जो वादे किए गए थे वो इरादे वास्तव में बदल पाए हैं कि नहीं बदल पाए हैं। इसके साथ ही कुछ देर पहले विवेक भाई ने टिप्पणी की थी कि सारा भारत एक प्रांत, गुजरात या दूसरा ऐसा सूबा नहीं है जहां भाजपा राज कर रही हो। तो नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति कितनी ही प्रबल हो, उनके इरादे कितने ही नेक हों, क्या वो पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में या जम्मू कश्मीर में मान लीजिए, वो सब कर पाएंगे जो वो पूरे भारत के लिए संसार के सामने एक सपना पेश कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि भारत की संघीय व्यवस्था, भारत की जनतांत्रिक प्रणाली को देखते हुए हमको कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और मुझे बिल्कुल इसमें कोई नुक्ताचीनी की जरूरत समझ में नहीं आती कि मोदी जी मनोबल बढ़ाने के लिए स्वदेशवासियों का और विदेशियों का जो बात कह रहे हैं, हम ये माने कि पलक झपकते वो होगा, इसकी न हमें कल्पना करनी चाहिए न यथार्थवादी है। मीरा जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि इतना तो बदला है कि सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव हुआ है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का जहां तक सवाल है तो उन्होंने स्टेबल अब रेटिंग कर दी है भारत की। साथ ही साथ एक जो बिजनेस कम्युनिटी में बज है अमेरिका में, क्या आपको लगता है वो भारत के मीडिया ने क्रिएट किया या वास्तव में है? ये तो है कि सेंटिमेंट बदला है और एक आध चीजें करी भी हैं, जैसे कि डिफेंस में एफडीआई की सीलिंग 49% हो गई है। दूसरा, रेलवेज में 100% एफडीआई खोल दिया है। तीसरा, अब ये कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी एफडीआई खोलेंगे। दूसरी तरफ ये भी है कि एफडीआई रिटेल में अब पहले क्लियर किया था, अब नहीं है। तो आगे पीछे जा रहा है मामला, पर ऐसा नहीं है कि कुछ कदम नहीं उठाए हैं, उठाए भी हैं। और सेंटिमेंट भी काफ़ी बदला है और उसका प्रभाव नेचुरली सब जगह पड़ता है। पर ये भी है कि अमेरिका में जो बिजनेस कम्युनिटी है काफ़ी नाराज भी है भारत से, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि और ये कांग्रेस पिछले में कुछ साल से हाँ, जिस तरह से चीजें की गई उसके कारण है। जी, कांग्रेस में इंडिया के खिलाफ हियरिंग्स भी हुई हैं और उनके ट्रेड कमीशन में भी हुई हैं, और ये उन यूएस कंपनीज की वजह से ही हुई हैं। तो दोनों तरीके से हैं। ये है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है ये ज़्यादा थोड़ा नाराज है, क्योंकि अमेरिका का फार्मास्यूटिकल सेक्टर। हाँ, क्योंकि आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे
डिफरेंसेस हैं। अब पर वहां तो एक बड़ा झगड़ा भी है ना। हाँ, वही। वो इस तरह से कि ब्राजील, भारत, हम जिस तरह से अपने फार्मास्यूटिकल सेक्टर को और खास तौर पे ऐसी दवाइयां जो जिनसे कि जान बच सकती है, उनको हम बेहद सस्ती कीमतों पे उपलब्ध करवा पाते हैं अपने देश के अंदर। अगर अमेरिका की कंपनियों की बात मान ली जाए तो जो दवाई 5 रुपए 10 रुपए की भारत में मिल रही है, वो तो शायद 400-500 रुपए तक जा नहीं सकती नहीं, है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जैसे हम विकासशील देश हैं, हमें ये बैलेंस करना है कि भाई जो कंपनी कोई मेडिसिन को की डिस्कवरी करती है, उसका मुनाफा और उसकी तुलना में पब्लिक हेल्थ के जो कंसर्न्स हैं, तो वो बैलेंस रखना चाहिए। हमारे लिए आसान नहीं है, क्योंकि हमारी जो कानून है जी। वो WTO के मुताबिक है, और उससे आगे जाना मुश्किल होगा हमारे लिए। पर कई प्रैक्टिकल चीजें भी हैं जिससे हम थोड़ा बहुत इसका कुछ कर सकते हैं, और US कंपनीज को ये देखना है, क्योंकि जैसे पहले ये लोग कहते थे कि किताबों की पायरेसी होती है, तो उनकी कंपनीज ने एक स्ट्रैटेजी निकाली कि हिंदुस्तान में हम वो किताब प्रिंट करेंगे तो सस्ती प्रिंट करेंगे और उनको सस्ता बेच पाएंगे। वो खाली हिंदुस्तान की भारत के लिए मार्केट के उनको अपनी लिए नीतियां बदलनी पड़ी इंडियन मार्केट के हिसाब से। तो खाली गुस्सा दिखाने के अलावा US कंपनीज को मार्केट स्ट्रैटेजीज भी करनी चाहिए ना। तो जैसे अभी जो उनकी कंपनी है गिलियाड, उसने सिप्ला को लाइसेंस दिया है कुछ ड्रग्स हिंदुस्तान की मार्केट के लिए बनाने के लिए। उनको लाइसेंस फी मिलेगी US कंपनी को, हिंदुस्तान में सस्ती मेडिसिन मिलेंगी। तो ऐसे विन विन तरीके से आगे रास्ता महत्वपूर्ण बात कही आपने कि इसी तरह से अमेरिका को भी कुछ अपने आप को बदलना होगा, वहां की प्राइवेट कंपनीज को भी सोचना होगा, वहां की जो सरकारी नीतियां भी कुछ हद तक बदलनी होंगी, और भारत को भी वहां बेहतर समझना होगा कि उनके जो कंस्ट्रेंट्स है वो क्या है। लेकिन इस वक्त हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क पैलेस होटल की ओर बढ़ रहे हैं। 10:10 पर वो लैंड कर गए थे। तकरीबन 37 मिनट ये काफिला इसी तरह आगे बढ़ता रहा है, और बड़ी भारी भीड़ है आगे जगह जगहों पर। ये तो हाईवे की तरफ से अब अंदर न्यूयॉर्क की तरफ जा रहे हैं, जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट से, लेकिन जगह जगह पर उनके स्वागत के लिए लोग खड़े हुए, और खासतौर पर न्यूयॉर्क पैलेस होटल पर काफी बड़ी संख्या में भारतीय वहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए प्लेकार्ड्स और भारत का तिरंगा लेकर आगे खड़े हुए हैं। हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, जल्दी लौटते हैं।